Hello everyone, welcome to the commerce page. Today we are going to start the chapter 3 named change in profit sharing ratio. मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है वो इस चैप्टर से ही अपने माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बहुत से डाउट्स इसी चैप्टर से बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद जितने भी आने वाले चैप्टर हैं पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल्स वाली बुक में पार्ट 1 में उसी में इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो इसी चैप्टर से लिंक हैं। जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा, हाफ सेमेस्टर आप लोगों का आ चुका है एंड आई होप आपके कुछ स्कूल्स में तो सेकंड और थर्ड पार्ट करवा भी दिए होंगे या फिर कुछ स्कूल्स में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भी करवा दिए होंगे। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज दिस हेयर यू कैन। सो लेट्स स्टार्ट with our theory or the main theory of this chapter, that is in change in profit sharing ratio. What is change in profit sharing ratio? It is the change that is happened between the partners sharing their profit and losses in a particular ratio. Okay, so let's here we have partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. This is said by section 4 of the Indian Partnership Act 1936. सो बच्चों यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936 है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या किन के बीच है? दो या दो से ज़्यादा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए बता दे रहा हूँ। दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में एक रिलेशन है जिसमें जो पर्सनस हैं वो एग्री होते हैं अपने शेयर जो उनके प्रॉफिट शेयर होते हैं उसको किसी एक रेशो को, वो रेशो कोई भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है या फिर वो कुछ भी हो सकता है, उसमें बांटने के लिए। इसके बाद आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स एंड व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे हमें बता रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक वो एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के बीच पार्टनर्स ने अपने रिलेशन में जो जो चीज़ें डिस्कस करी हों मतलब जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के ही आए होंगे, पार्टनर्स अपने कैपिटल जो है डालते हैं कि वो 6% करेंगे। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ लाइक पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड होती है वही पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वही सेम चीज़ें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में होती हैं। वहाँ पे भी जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि वो कितना प्रॉफिट लेंगे, किस में कितना हिस्सा लेंगे, सैलरी है सैलरी लेंगे, वही सब डिस्कशन यहाँ पे होता है। बट कुछ टाइम बाद हो सकता है किसी भी वजह से फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो ये सोचें कि वो अपना रेशो बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है कोई पार्टनर ज़्यादा मेहनत करने लग गया हो या फिर कोई भी उसमें एक रीज़न बन सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस चीज़ को जो हमने वर्ड को जो नेम दिया है वो दिया है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉज जो होते हैं, ग्रुप ऑफ लॉज इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब किसी ग्रुप ऑफ लॉज को दोबारा से बनाना, हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अ फर्म इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक फर्म है तो वो किन किन वजह से उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ओके, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं वो अपना रेशो चेंज करना चाहते हो। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर है वो एडमिट होना चाहता है। तो मान लो पहले जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका रेशो था 1 to 3 के में ABC जो है न्यू पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर थे। ठीक है, उनने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया जो था D।
उसको अब वो प्रॉफिट में हिस्सा देना चाह रहे हैं 1, ठीक है। तो अब जो होगा कुछ पार्टनर्स वहाँ पे गेन करेंगे, मतलब कुछ अपने एक टोटल प्रॉफिट कमाते थे ना, उसी में से तो वो शेयर में अपना शेयर देंगे उसे डी को, तो कुछ गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे उसमें। जो डी होगा वो तो ऑब्वियसली गेन करेगा ही, क्योंकि उसका पहले कुछ था ही नहीं शेयर जो है, अब वो गेन करेगा। तो इस चक्कर में भी उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ जाता है, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई एडमिट हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, तो रिटायरमेंट लेगा तब भी तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब भी हमारे पास एक सेम केस बनेगा, दैट ऑफ अ पार्टनर। यू कैन लिंक दिस विद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर हैज़ बीन रिटायर्ड, वो डेथ वाला भी सेम ही केस पड़ जाएगा। एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। अब क्या होता है कि मान लो 2 पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो मतलब पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब हो गया 2 फर्म्स हैं, वो आपस में पार्टनरशिप करती हैं, तो उनका भी अब वो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो एक रेशो में कमाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को बदलना पड़ता है, तो उस चीज़ में ये सब चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है, यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं ले रहे, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ जो पिछले पार्टनर्स हैं, मान लो एक फर्म में ABC 3 पार्टनर हैं, और उनने अपना जो ओल्ड रेशो था उनका 032 था, अब वो चेंज करके 541 करना चाह रहे हैं, तो वो उनके बीच में एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनके बीच में चेंज आया, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लूजेस इन अ रेशो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं अपना रेशो चेंज करने का, जिसमें वो पहले प्रॉफिट शेयर करा करते थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ ये पढ़ लिया था। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे कि अब हम पहले ही पढ़ के आए हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हों या फिर कोई भी नया पार्टनर आ रहा हो, अगर कि इन पार्टनर्स के बीच में किसी भी वजह से जो इनके रेशो में चेंज आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग के, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट टू बी डन फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं जब हम इस चैप्टर को कर रहे होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा, एक बंदा गेन कर रहा होगा, तो यहाँ पे वही देखना होता है कि कौन बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ABC है पार्टनर, और उसमें से जो है उनका पहले जो रेशो था 1:1 था, ठीक है। अब उनका जो रेशो हो जाता है वो 2:2 हो जाता है, ओके। तो उसमें लगाओगे ना, ओल्ड शेयर जो होगा उनका, ओल्ड शेयर अगर ए का ही मान लो, ए का जो ओल्ड शेयर था वो था 1/3 पहले, 1:1 1:1, इसका मतलब 1/3, ठीक है। और अब जो उसका न्यू शेयर हो गया वो हो गया 2/5, 2:1, ओके, तो 2/5 हो गया। अब ओल्ड शेयर में से जो हमारे पास गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही होना चाहिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। तो इस चीज़ को आप जब इनपुट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो पार्टनर गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम निकालते हैं। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल निकालते हैं। गुडविल को बांटना भी पड़ता है, ठीक है। और अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब देखो, जैसे गुडविल का केस क्या था और इसका केस क्या था, अब मैं टोटल बताता हूँ आपको। गुडविल में क्या होता है, जैसे अभी एक पार्टनर जो था हमारा, उसने बहुत पैसे कमाए, मतलब पैसे कमाए का मतलब मेरा मतलब ये था कि उसने लॉयल्टी कमाई कस्टमर्स की, उसने काम इतना अच्छा किया, मतलब जो फर्म में एक कस्टमर्स बनते हैं ना, वो एक ही वजह से ज़्यादा बने, ठीक है। उसका काम ज़्यादा अच्छा था, तो उसकी जो प्रॉफिट मिल रहा था उसे, वो भी अच्छा खासा मिल रहा था। अब आगे जाके जब वो चेंज हो जाएगा, मान लो वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का, तो आगे जाके जो उसे गुडविल, जब फर्म बिकेगी तो गुडविल का पैसा तो तभी मिलेगा। जब गुडविल का पैसा मिलेगा तो उसको तो फिर कम मिलेगा पैसा, जबकि उसे ज़्यादा मिलना चाहिए था। उसने अच्छी खासी मेहनत करी, उसकी वजह से तो फर्म के चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, गुडविल की एंट्री करते हैं। गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं, मान लो अगर जैसे गुडविल का जो
सेक्रीफाइसिंग रेशो जो इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर बनता है गुडविल की अमाउंट से उसको निकालते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट आती है वो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो, अगर गेनिंग पार्टनर 2 हैं तो वो अपने रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देंगे, और अगर एक है तो वो एक पूरा अमाउंट जो उसका बन रहा है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें भी सेम ही चीज़ होती है। सेम चीज़ का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वगैरह, वो एक केस में आता है अगर इसका जैसे रिज़र्व्स की कोई वैल्यू है, ठीक है, अब वो हमसे फर्म कह रही है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना चेंज तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो बैलेंस शीट हमारी बन रही थी जिसमें जनरल रिज़र्व वगैरह सवा रखे थे, पीएनएल का क्रेडिट साइड दिखा रखी होगी, कुछ दिखा रखा होगा, तो वो मान लो पीएनएल दिखा रखा है, पीएनएल की क्रेडिट साइड दिखा रखी है हमें 1 लाख से, और जो अपना जनरल रिज़र्व्स है वो दिखा रहे हैं 50,000 से। ठीक है। तो वो आगे जाके अगर बढ़ते हैं या फिर घटते हैं तो उसको वहाँ पे हम दिखा देते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड वैल्यूज़। ठीक है। एक टॉपिक होता है रिवाइज्ड वैल्यूज़, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। और एक होता है ओल्ड बुक वैल्यूज़। ओल्ड बुक वैल्यूज़ को आप जानते ही होंगे, 11th में पढ़ के आ चुके हैं, और फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओल्ड बुक वैल्यूज़ क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अमाउंट लिखा होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है। तो गुडविल के लिए हमारे पास 50,000 लिखा हुआ है, और जो हमारे जो जनरल रिज़र्व है उनके लिए हमारे पास 50,000 लिखा हुआ है, और जो पीएनएल अकाउंट है वो क्रेडिट साइड है उसके लिए हमारे पास 1 लाख लिखा हुआ है। तो अब फर्म कह रही है कि उन्हें वो जो पीएनएल अकाउंट है वो 10,000 से घट गया है। ठीक है। तो उसकी एंट्री हम उसी हिसाब से करेंगे, वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। बट बाय चांस अगर फर्म कहती है कि ओल्ड बुक वैल्यू पे रखेंगे तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाले सीन से। ठीक है। फिर इसको अभी हम आगे क्वेश्चन से समझेंगे। चौथी जो हम चीज़ करते हैं वो करते हैं इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब जो एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होती हैं, देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और ये रिजर्व्स, अभी मैंने बैलेंस शीट का ये पॉइंट बताया था ना, ये पॉइंट यहाँ पे लगता है। बैलेंस शीट में जो एसेट्स मतलब ये तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स का हो गया, इसमें सारी तरह की लायबिलिटीज़ और सारे तरह के एसेट्स आ जाते हैं। कौन से? रियल वाले, याद रखना, रियल वाले एसेट्स आते हैं, रियल वाली लायबिलिटीज़ आती हैं, उसी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, उसी का हम रीअसेसमेंट करते हैं। जो फेक लायबिलिटीज़ फेक एसेट्स होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं उसी टाइम पे। अगर बुक बोलेगी कि उसे आगे रखना है तो उसे आगे नहीं रखते हैं, हम उसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। अब मान लो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो